हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज का पार्ट 7। इससे पहले 6 वीडियोस आ चुकी हैं हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियोज़ 100% बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन का पोर्शन सभी एग्जाम्स में होता है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इस तरीके का 1 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा होगा, मोस्टली एग्जाम्स में बनता है। ये कोई बीपीएससी की बात नहीं है, यहां तक कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियोज है मेरी, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपका जो 6, 7, 8, 9 टू 12th तक का जो एग्जाम है, सामान्य अध्ययन का पोर्शन किसी में पूछे जाने हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं क्या ये इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए, तो सब में देख सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में मैंने ई वाला ऑप्शन भी ऐड कर रखा है। बहुत से बच्चों ने कहा था कि 5 ऑप्शन आते हैं तो आप 5 ऑप्शन रखिएगा, तो इसलिए इसको भी ऐड कर दिया है। अब सबसे पहले हमें ये 6 राज्य पता होने चाहिए। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बार बार इनको पढ़िएगा, तभी आप इनको ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। अब जब आपको ये जो 7 जिले हैं जो कि हमारे बिहार के साथ लगते हैं, बिहार के नेपाल के साथ लगते हैं, तो इनको आपको पता होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। बिहार में केवल 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो पश्चिमी चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण। बड़ा इजी है इन दोनों को तो याद करना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और फिर मधुबनी, ये काफी फेमस है, तो सबसे पहले इसको पकड़िएगा, मधुबनी काफी पकड़ लेंगे। उसके बाद अररिया, ये भी फेमस है, इसको पकड़िएगा। और उसके बाद बचे हुए सीतामढ़ी, सुपोला और किशनगंज, ये 3 बड़े आराम से आप याद कर ले जाएंगे। इस तरीके से याद करेंगे तो इन 7 जिलों के नाम आप पढ़ लीजिएगा 2-3 बार इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताए, तो आप बड़े आसानी से इनको याद कर ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर तो पूर्णिया हो जाएगा। तो फिर ये बिहार अपनी सीमाएं पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ भी साझा करता है। 5 भारतीय राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वेरी इजी है, कोई कठिन नहीं है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये आपका जो बीपीएससी बिहार पीसीएस होता है, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है, इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र, ये भी बिहार में स्थित है। पूछा जाएगा कि बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ईंटों की इमारत, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूजा का भवन ये नहीं है, कला एवं वास्तुकला नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें क्या है, इसकी सबसे सामान्य विशेषताएं, इनको हम पढ़ लें। इनमें से अगर आए ऑप्शन तो ध्यान रखना है, जैसे ईंटों का इमारत है, ईंटों का उपयोग, भूमिगत जल निकासी और ये गढ़वाले गढ़, ये जो हैं कुछ पॉइंट, ये इसकी विशेष महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये जब आपको पता होंगी तो आप कर लेंगे। इनमें से ये 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे ईंटों का उपयोग या भूमिगत जल निकासी, तो ये दोनों रखे जाते, तो या तो वो देता ऑप्शन ए ऑप्शन 2 आंसर, या ये ऑप्शन ई वाला सही हो जाता। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखते हैं। ये जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल या ताम्र पाषाण युग या कांस्य युग से संबंधित है। इसे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, सब ध्यान रखना है आपको। इसे मतलब हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये सभी नामों से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा पॉइंट आपको। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज किस शासक का राजदूत था। तो ये सेलुकस का राजदूत था, सेलुकस निकोटर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पुस्तक थी इंडिका, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इंडिका नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो ये मेगस्थनीज की थी। इंडिका के विभिन्न अध्याय मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इंडिका जो पुस्तक है, इसमें किस किस की जानकारी मिलती है, तो मौर्य प्रशासन की मिलती है, सामाजिक वर्गों की मिलती है, आर्थिक गतिविधियों की मिलती है। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, आपके बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगस्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तक में बताया कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है कि भारतीय
समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो ये इंडिका से मिलती है। या यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित बताया गया है, तो ये 7 वर्गों में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार पीसीएस में, इसलिए इसको रखा गया है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे 6 से 8 हो, चाहे 9 10 हो, या प्राइमरी वाले में भी इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे कि क्या ये प्राइमरी में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी के लिए भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परंतु इसमें ये 2 ऑप्शन होते हैं, एक आर्थिक नीति और शासन करने के सिद्धांत पर और अभ्यास। तो इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे ये आर्थिक नीति वाला ऑप्शन राइट टिक कर देते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर लिखी गई ये पुस्तक है। मुख्य रूप से शासन किस तरीके से किया जाए इस पर लिखी गई कौटिल्य द्वारा ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है कि आर्थिक नीति, नहीं, ये शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा बनाने में इनकी ही अहम भूमिका थी। पुस्तक ये 15 अध्यायों में विभाजित है। ये भी पूछा जाएगा पुस्तक कितने अध्यायों में विभाजित है, तो ये 15 अध्यायों में विभाजित है। संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है और अर्थशास्त्र के अंतिम संस्करण से पहले भी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कौटिल्य द्वारा राज्य स्तरीय लेखन और अध्यापन की परंपरा सिखाई गई थी। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम है। तो ये बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ है त्रिपिटक, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो राज्य विभाग ये स्थापित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और दुनिया के सबसे ऊंचा स्टैचू या प्रतिमा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जी है, गुजरात में, आपको मालूम है। और इसकी ऊंचाई लंबाई आपको पता है किसी को, पिछले वीडियोस में इसका मैंने जिक्र किया है, इसलिए मैं इस वीडियो में पूछ रहा हूं। आप बताइए इस प्रतिमा की ऊंचाई लंबाई कितनी है, मीटर में भी बतानी है और फीट में भी बतानी है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने इसका जिक्र किया है और बताया है आपको। तो कमेंट बॉक्स में जो लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर तो देना ही है, और वीडियो के बीच में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं डिटेल में, जो आंसर पीछे बता चुका होता हूं उन्हीं से पूछता हूं, तो प्लीज उसका भी आंसर किया कीजिए। तो ये क्वेश्चन का बताना है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, फीट में और मीटर दोनों में लिखना है आपको। ये कुछ पॉइंट है। जैसे राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में की गई थी और राज्य विभाग का नेतृत्व राज्य मंत्री करता था। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी रियासतों से निपटने और स्वतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों का प्रबंध करना था। पीपी मेनन जो थे, जो विभाग के प्रमुख नियुक्त किए गए थे, प्रशासनिक प्रमुख, ये ध्यान रखना है। इसका गठन ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक विभाग को बदलने के लिए मई 1947 में किया गया था। पहले ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक विभाग इसका नाम रखा था, फिर भारत जब आजाद हुआ उसने 1947 में इसका नाम जो है राज्य विभाग रखना उचित समझा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, हो सकता है बहुत से बच्चों को पता हो, फिर भी इनको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। और ये पॉइंट तो आपके लिए अमृत के समान है, इनको तो पढ़ते ही रहना है, रिपीट करते ही रहना है। तो आपको मालूम है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिक, इसके द्वारा जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। और इसमें अहम भूमिका थी राजा राम मोहन राय जी की, जिनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। वो भारत के सबसे अहम व्यक्ति थे, पुनर्जागरण के जनक भी उनको कहा जाता था। ये सब पता है आपको, पॉइंट इंपोर्टेंट है, बताए हैं मैंने पिछले वीडियोस में। तो ये विलियम बेंटिक का शासनकाल ध्यान रखना है। ये 1829 में अवैध घोषित की गई थी, दिसंबर 1829 में, ये भी ध्यान रखें। ये विलियम बेंटिक का है गवर्नर का कार्यकाल 1828 से 1835 तक, ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया। अब यहाँ पे देखिए, राजा राम मोहन राय वाली बात बताई मैंने, सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने एक समझौता प्रस्तुत किया था, इसकी मदद से इसे समाप्त किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए किसने समझौता प्रस्तुत किया था। समझौता प्रस्ताव तो ये इनके द्वारा ही किया गया था। सती प्रथा क्या थी, ये तो सभी को, बहुत से लोगों को पता होगा, पर थोड़ा सा इस पे हम हाईलाइट कर देते हैं। सती प्रथा एक प्राचीन भारतीय प्रथा थी, जिसमें क्या होता था, अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाता था तो उस महिला को भी उस
के मतलब जब उसका दाह संस्कार किया जाता था वहीं पर उसके साथ भी उसका कर दिया जाता था। तो ये शुरुआत ऐसे हुई, किसी महिला का अपने पति से ज्यादा प्रेम होगा तो वो स्वेच्छा से गई होगी, उसने कहा होगा अब मुझे नहीं जीना, अब मेरे पति नहीं है तो उसके साथ। परंतु फिर ये भारत में प्रथा बनती गई। पहले ये एक स्वैच्छिक प्रथा थी, लेकिन बाद में अधिकांश समय तक ये अनैच्छिक प्रथा रही। अब जरूरी तो नहीं है सभी महिलाएं ऐसा करें, तो कुछ प्रथाओं को जबरदस्ती, ये हमारे हिंदू धर्म की एक गलत प्रथा थी, बहुत ही ज्यादा गलत, अच्छी नहीं थी। तो इसमें महिलाओं को बहुत ही ज्यादा शोषण हुआ, तो ये उन्होंने अनैच्छिक रूप से बहुत समय तक चलती रही। और कुछ ऐसे थी जिनकी संतान नहीं होती थी, तो कितने यंग एज पे ही उनको जो है जबरदस्ती एक तरीके से मार दिया जाता था उनके पति के साथ, जबकि गलत है। जबकि आदमी उस टाइम भी 2-2 4-4 शादियां कर रहा है, तो महिलाओं का भी अधिकार है, अगर उसकी किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है, आगे का जीवन उसका भी अच्छा रहे, ये बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। ये क्वेश्चन तो एग्जाम बनाने वाले का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार कर लीजिएगा। तो ये पैथिक लॉरेंस तो थे, इसमें क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेवेल नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में भारत सरकार, मतलब भारत आया था, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था। उस टाइम जो ब्रिटिश के पीएम थे क्लीमेंट एटली, उनके द्वारा ये भेजा गया था, एटली सरकार के द्वारा। और ये 3 सदस्य आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ध्यान रखने हैं, जो है कैबिनेट मिशन के इंपॉर्टेंट नाम है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इनका नाम पता होगा तो आप बड़े आसानी से ही नहीं शब्द से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और बिल्कुल ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। देखो साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने इसमें। ठोस से सीधे गैस में बिना द्रव में बदले अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कुछ प्रक्रियाएं जैसे संलयन वाली, विसरण वाली, पाइशन वाली। जैसे कि संलयन वाली यह वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन को कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। विसरण यह प्रक्रिया वह सांद्रता प्रवणता के अंतर्गत अणुओं की गति की प्रक्रिया है। पाइशन यह 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें एक सूक्ष्म या अति सूक्ष्म आकार के बूंद के रूप में मौजूद होते हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाव वाली और थोड़ी सी टिपिकल कह सकते हैं। तो जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन इसी तरीके की लैंग्वेज में बनते हैं तो आपको ये बड़े आसान लगने लगेंगे और परीक्षा में आसानी से कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक और भौतिक। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए कौन सा होता है, जिसमें फलों का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन। जल का हिमीकरण, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। इसमें समझ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ की पूरी अवस्था परिवर्तित तो होती है, उसके साथ साथ उसके अणु, मॉलिक्यूल और उसका टेस्ट सब कुछ परिवर्तित हो जाता है और पुनः उसको फिर उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन जो है एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, मतलब एक बार वो परिवर्तन हो गया, जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध बनाना मुश्किल है, इसको नहीं बनाया जा सकता। फल एक बार पक गया फिर उसे कच्चा थोड़ी किया जा सकता है। भोजन पच गया फिर उसे वैसा थोड़ी नहीं किया जा सकता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये सभी उदाहरण हैं रासायनिक परिवर्तन के। और भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें अवस्था तो परिवर्तित हो जाती है परंतु उनका टेस्ट लगभग वैसा ही होता है और पुनः उसको फिर पुरानी अवस्था में भी लाया जा सकता है। जैसे जल से अगर बर्फ बन गया, ठोस हो गया वो, तो फिर उसे जल किया जा सकता है और बर्फ का जल का स्वाद लगभग सेम होता है। तो इस तरीके के ये भौतिक परिवर्तन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के प्रारूपों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पदार्थ मूल रूप से तो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, परंतु यहां पर अधिकतम संख्या, ये शब्द जुड़ा हुआ है अधिकतम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा एक होता है प्लाज्मा जो हमें आमतौर पे नहीं दिखता है, और एक होता है बोस आइंस्टीन पदार्थ जिसकी खोज कुछ टाइम पहले ही हुई थी, काफी टाइम, मतलब इसी उसमें आइंस्टीन और बोस के द्वारा, और इसे हिग्स बोस पार्टिकल भी कहते हैं। इस तरीके से ये होता है बोस, आइंस्टीन, प्लाज्मा और ठोस, द्रव, गैस, ये 3 है। अगर ये अधिकतम शब्द जुड़ा हो और मूल पूछे हैं कि पदार्थ मूल रूप से कितने प्रकार के हैं, कितने हैं, तो ठोस, द्रव, गैस 3 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के गुण धर्म के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ठोस में रिक्त स्थान कम होगा, उससे ज्यादा होगा, द्रव में उससे ज्यादा होगा, गैस में, परंतु सब में होता है। और वे लगातार गतिशील रहते हैं, बिल्कुल सही बात, लगातार गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है कणों की गति धीमी होती है। नहीं, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है कणों की गति तीव्र होती है, धीमी नहीं होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है। प्रोटॉन और जो है हमारे न्यूट्रॉन, इसकी योग होती है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 4। और वहीं परमाणु क्रमांक पूछ लेता तो जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी परमाणु क्रमांक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2, ऑप्शन मतलब ए। यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, 4 हो जाएगा इसका। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक साथ किस बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक साथ कूलाम्बित बल द्वारा जुड़े होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये तो कुछ और ऐड हो गया यहां पर, चलिए ध्यान रखना है, कुछ पीडीएफ में बनाने में गड़बड़ हो गया है। इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक से जुड़ा हुआ पॉइंट होना चाहिए था, ये ऐड हो गए हैं कुछ और, चलिए कभी कभी हो जाता है ये। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के सोने की पन्नी प्रयोग में परमाणु के नाभिक मॉडल को समझने के लिए सोने की पन्नी की पतली शीट पर किसकी बमबारी की गई थी। तो सोने की पन्नी की पतली शीट पर ये अल्फा कण की बमबारी की गई थी, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था। आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन की खोज इनके द्वारा मानी जाती है, रदरफोर्ड के द्वारा। तो इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर जिसकी मतलब किन कणों की बौछार की थी, तो ये बमबारी इन्होंने अल्फा कणों की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपका प्रीवियस एग्जाम में। यहां पर ये ऐड हो गया, परंतु हम जो आपको पीडीएफ देंगे, जो आपको टेलीग्राम से मिलेगी, उसमें इसको एडिट कर देंगे, सही कर देंगे, इसको इसी से संबंधित इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। ये आप ध्यान रखें, जैसे सोने की पन्नी प्रयोग, सोने की पन्नी में एक बहुत पतली शीट पर अल्फा कणों की बमबारी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अल्फा कणों के साथ सोने की पन्नी की बमबारी के प्रयोग में परिणाम से पता चला कि अल्फा कणों को एक बहुत छोटे भाग विक्षेपित हो गया। इस प्रयोग से पता चला कि परमाणु में एक छोटा और घना धनावेशित आंतरिक भाग होता है जो मतलब ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के एक क्लाउड से घिरा होता है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो ये इतना डीपली नहीं पूछेगा किसी एग्जाम में, इतना ही पूछेगा रदरफोर्ड ने किस पन्नी का प्रयोग किया था, सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। किस कणों की बौछार की थी, अल्फा कणों की बौछार की थी, और इतना ही ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। वैसे तो क्वेश्चन सामान्यतः पहले यही पूछा जाता था, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये रदरफोर्ड ने की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा जाति व्यवस्था में हो रहे अन्याय पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक गुलामगिरी। ये पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, किसने लिखी थी, तो ये ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई थी, आपको ध्यान रखना है। इनकी वाइफ थी एक सावित्रीबाई फूले। इनको श्रेय जाता है भारत में पहला महिला स्कूल, मतलब लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए, महाराष्ट्र में ये थे, तो ये ध्यान रखना है। ज्योतिबा फूले जी महाराष्ट्र के एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी, समाज सुधार और लेखक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को दास मुक्त करने के लिए किए गए अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया। तो ये पूछ लिया जाए, इनकी ये जो पुस्तक है गुलामगिरी किस आंदोलन को समर्पित है, तो अमेरिकी आंदोलन को समर्पित है, जो कि एक दास को मुक्त करने के रूप में था। जाति व्यवस्था में व्याप्त अन्याय पर प्रकाश डाला है इस पुस्तक में। गुलामगिरी मराठी में लिखी गई पुस्तक है, इंपोर्टेंट है। अर्थशास्त्र पुस्तक संस्कृत में लिखी गई थी कौटिल्य द्वारा, ये गुलामगिरी मराठी में लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में निचली जातियों की स्थिति और अमेरिका में अश्वेत गुलामों की स्थिति के बीच समानता की खोज की। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्या समानता की खोज की गई, तो अमेरिका में अश्वेत गुलामों की और भारतीयों में निचली जातियों की, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मुख्य रूप से किसके कारण उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। तो ये मानसूनी जलवायु है भारत में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसके कारण ही भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को मतलब क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो इसका मूल आधार जो है हमारे संविधान का, वो भारत शासन अधिनियम 1935 है, आपको ध्यान रखना है। यही हमारे संविधान का मूल रूप है। ये पूरा का पूरा पार्ट ही हमारे संविधान में लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, तो यही हमारे संविधान का मूल आधार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी। अब यहाँ पर है किस वर्ष किया गया था, थोड़ा डीपली हो गया क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का हो गया, तो ये 1944 में किया था, 1944 में, ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। 6 जुलाई 1944 को इन्होंने किया था, जब ये आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण का मतलब भाषण दे रहे थे अपना। उसमें इन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपिता के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इन्होंने ये महात्मा गांधी जी के लिए कहा था कि उन्होंने पहली बार कहा था कि राष्ट्रपिता के मुक्ति के मतलब जो भारत के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उसमें, कि इसमें आशीर्वाद चाहते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग
प्रयोग सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित। जैसे कांग्रेस के हरपुरा सत्र की अध्यक्षता इन्होंने कब की, तो ये 1938 में की। और किस अधिवेशन की ये पूछा जाता है, हरपुरा की। फिर इन्होंने त्रिपुरी की भी की 1939 में, परंतु कुछ मतभेद हो गए महात्मा गांधी जी से, फिर इन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। सही है, त्रिपुरी अधिवेशन से ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना भी की। और ये इनके प्रसिद्ध नारे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब नारे थे दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरीके के ये नारे इनके थे सुभाष चंद्र बोस जी के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी ये आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये द इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखना है। ये थे आज की वीडियो के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो को पूरा देखना है और लाइक और शेयर करना है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको, ये पिछले वीडियो से लिया है मैंने, जो आपको पिछले वीडियो करा दिए हैं उनमें ये क्वेश्चन था, उससे लिया है। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। तो ये दबाव की एसआई मतलब मात्रा या इकाई क्या है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको राइट थंब करूंगा, और आंसर रॉन्ग होगा तो उसी मतलब कमेंट बॉक्स में मैं आपको राइट आंसर भी बताऊंगा। तो प्लीज आप आंसर जरूर कीजिए, चाहे राइट या रॉन्ग, जो भी आपको आता हो। इससे क्या होगा, आपको नॉलेज बढ़ेगी, आप क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।